दृष्टि से हमारी बैठक माघ फाल्गुन कृष्ण पंचमी को प्रातः 6:30 से 7:15 को हो रहेगी। इस बैठक में राम विद्यापीठ की संकल्पना एवं राम विद्यापीठ प्रकल्प के बारे में विचार शुरू करेंगे। इन मुद्दों पर विचार करना है। पहला, राम विद्यापीठ का स्वरूप तथा व्याप्ति कैसी हो। दूसरा, राम विद्यापीठ प्रकल्प में किन किन लोगों, संस्थाओं, संगठनों का सहयोग अथवा सहभागिता प्राप्त हो सकती है। विद्यापीठ प्रकल्प के नियोजन का स्वरूप कैसा हो। आप इन मुद्दों पर विचार करके बैठक में सहभागी हो ऐसी अपेक्षा है। इति शुभम। तो हमारे आज के बैठक की विषय वस्तु स्पष्ट ही है। दो बातें पार्श्वभूमि के रूप में आपसे पहले ही बताती हूँ। हमने जब ज्ञान सागर ग्रंथमाला का प्रकाशन करने का तय किया तो हमारी पद्धति के अनुसार पहले हम चैत्र शुक्ल पंचमी 26 मार्च को सभी ग्रंथ लेकर अयोध्या गए थे और भगवान श्री राम को अर्पण किया था और फिर उसके प्रसाद के रूप में हमने लोकार्पण कार्यक्रम किया। उस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है, उनके तत्वावधान में ही यह रामार्पण का कार्यक्रम भी हुआ था। तो उस समय जो सभा हुई उसमें हमने प्रस्ताव रखा था कि अब यहाँ राम विद्यापीठ भी होना चाहिए, क्योंकि राम राज्य के लिए ऐसा वशिष्ठ मुनि का गुरुकुल था, वैसा होना चाहिए, क्योंकि तभी राम राज्य हो सकता है। तो वह विद्यापीठ कैसा हो इसका निरूपण करना हमारा ही दायित्व बनता है। ये एक बात है। दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको कहा है कि आप इसकी संकल्पना और स्वरूप निरूपण करके हमें दो। ये हमारी ही पहल है। हम उनके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे। यदि उनको मान्य हुआ, यदि उनको जचा, तो वे स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे ये पूर्व शर्त नहीं है हमारी विचारणा के लिए। तीसरा, हमारे अध्ययन के साथ इस प्रकल्प का या इस प्रकल्प के निरूपण का कुछ संबंध है कि नहीं, और है तो किस रूप में है, इसका विचार भी हमारे मन में, मस्तिष्क में रहना चाहिए कि हम ये सब जो कर रहे हैं वो हमारे अध्ययन के लिए उपकारक होगा कि नहीं, हम अध्ययन के ही एक भाग के स्वरूप में कर रहे हैं। तो श्वेत केतु गट के लिए यह अध्ययन का कैसा स्तर होगा, भृगु गट के लिए कैसा होगा और याज्ञवल्क्य गट के लिए कैसा होगा, इसका विचार भी अपने अपने स्तर पर अपने अपनी पद्धति से हमें करना है। तो हमारा अध्ययन किस प्रकार से क्रियात्मक, सार्थक और प्रत्यक्ष व्यवहार में उपयोगी ऐसा हो पाएगा, तो ये 3 मुद्दे हम ध्यान में रखकर फिर आज के 3 मुद्दों का विचार प्रारंभ करते हैं। पहला मुद्दा है संकल्पना और स्वरूप का, यानी ये विद्यापीठ कैसा हो, इसके लिए हमारे क्या क्या सुझाव, क्या क्या विचार, क्या क्या अभिप्राय बनते हैं, हम सब बताएंगे। कोई भी शुरू कर सकता है। प्रणाम ताई, संदीप बोल रहा हूँ। ताई, जी, हमारे श्वेत केतु गट में इस विषय को लेकर हम 2 बैठकें कर चुके हैं। एक तो परसों सुबह हमने की थी, जो हमारी नियमित कक्षा होती है, उसके बाद में हमने सबने मिलकर के आधा घंटे चर्चा की थी और लगभग 1 घंटे तक कल शाम को 6:30 से 7:30 तक इस विषय पर हमने चर्चा की। तो उसके उपरांत जो जो मूल बातें ध्यान में आई और जिस प्रकार से हमने विचार किया, उसको कुछ पंक्तियों के रूप में लिखने का प्रयास भी किया है। तो अगर अनुमति हो तो पहले जो लिखा है उसका भी हम।
हाँ ठीक है, ये पूरे गट का साझा विचार है। जी ताई। हाँ ठीक है, तो और श्वेत केतु गट के लोग उपस्थित हैं ना? हाँ जी ताई, वो हाँ राजेंद्र जी उसको हाँ रखेंगे। हाँ ठीक है। ये पंखा का जी रखिए राजेंद्र जी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर अभी हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। हम्म हाँ हम्म 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 ठीक है इसका। हाँ इसका इसका विचार हम दूसरे मुद्दे में करेंगे। अभी संकल्पना और स्वरूप तक हम सीमित करते हैं। जी। और और लोग ताई इसमें मैं मनु बोल रहा हूँ ताई। जी इसमें ताई एक विचार इस रूप में एक चिंतन इस रूप में था कि ये जो विद्यापीठ है, इस विद्यापीठ में अलग अलग विषयों के एक रूप में अनुसंधान केंद्र होने चाहिए, जिनमें पाठ्यक्रम की रचना, जिनमें उन विषयों का अनुसंधान, उसके लिए जो भी हमको युगानुकूल, जिसको हम स्मृतियां बोलते हैं, उनकी रचना होनी चाहिए।
इनमें व्यावहारिक अनुसंधान भी और तात्विक अनुसंधान, दोनों तरह के अनुसंधान होने चाहिए। तो मेरी संकल्पना और स्वरूप इस रूप का बैठा कि जैसे राजेंद्र जी भी बोल रहे थे, माने हम उनको कलाओं 64 कलाओं के रूप में भी ले सकते हैं, व्यवस्थाओं के रूप में भी ले सकते हैं, जिसमें समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि, इन सब के मार्गदर्शन के लिए ये व्यवस्थाएं कैसी बननी चाहिए। मैंने जैसे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस रूप में ऐसे डिपार्टमेंट्स रहें और उसमें भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर चिंतन, अनुसंधान, व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन इस रूप में रहे। यहाँ पर ये अनुसंधान को आगे ले जाने के लिए उन विषयों के आचार्य जो भी बनने चाहिए, माने आचार्य निर्माण का जो हमारा प्रकल्प है, उसमें भी इन विषयों के जो आचार्य हैं और इन विषयों का संदर्भ राष्ट्रीय संदर्भ रहे, इस रूप के आचार्य यहाँ से निर्मित हों। तो दो आउटपुट मुझे दिखते हैं इसमें, मैंने जो सेटअप हुआ है। एक तो जितने भी गुरुकुल खुलेंगे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, उनका एक रूप में मार्गदर्शन यहाँ से होगा कि पाठ्यक्रम, विषय वस्तु आदि और आचार्य निकल के जो आएंगे, उनका मार्गदर्शन इसमें रहेगा। और दूसरा, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं भारत भर में, उन व्यवस्थाओं के स्वरूप का आकलन, उनका मार्गदर्शन, ये दो रूप में आउटपुट रहे और इसके लिए व्यवस्था हो इस यूनिवर्सिटी में, ऐसा मैंने ऐसा मेरा चिंतन रहा था। जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ। और आगे? ताई, मैं प्रीति बोल रही हूँ। जी जी जी, जैसे राजेंद्र जी ने राम राज्य की पुनर्स्थापना की बात की, तो मैं भी यही विचार कर रही हूँ कि हमें भारत को भारतीय बनाना है। इस हेतु राम यूनिवर्सिटी की संकल्पना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि व्यक्ति निर्माण में तात्विक और व्यावहारिक, इन दोनों पहलुओं पे अनुसंधान होना चाहिए। वैसे ही कुटुंब सुदृढ़ीकरण एक और आयाम होना चाहिए उसका, उस पे तात्विक और व्यवहारिक चिंतन और अनुसंधान होना चाहिए। ऐसे ही समाज की पुनर्स्थापना, जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि एक दूसरे पे कैसे हम निर्भर हो, कैसे हम स्वावलंबी हो, ऐसे कैसे हमारी समाज व्यवस्था हो सकती है, ऐसे कैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, इन सभी संकल्पनाओं के लिए हमें पुनर्स्थापना करने हेतु अनुसंधान होना चाहिए। और बाकी अध्यात्म के विषय पे हो या इंटेलेक्चुअल पहलू हो या फिर आनंदमय कोश की बात हो, जो आध्यात्म की विषय हो, इन सभी विषयों पे कैसे हम एक राष्ट्र की संकल्पना कर सके, इस पे विचार होना चाहिए। और इन सभी पहलुओं को कैसे जोड़ के इंटीग्रेटेड व्यू जो आप बोलते हैं, तो उसका भी चिंतन होना चाहिए। समग्रता में विचार करने चाहिए। ऐसे अलग अलग खंड खंड में विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक है। उस एक व्यक्ति के इन अलग अलग पहलुओं को हम कैसे साथ में लाएं और इससे हम कैसे भव्य भारत का पुनर्निर्माण कर पाए, ऐसे हमारा योगदान होना चाहिए। जी हाँ जी। मनु भाई, आप समय नियोजन इस सत्र का देखिए, 5 मिनट बाकी रहेंगे, तब आप स्मरण करवाएंगे। हाँ जी, और आगे? जी ताई, बहुत ज्यादा तो चिंतन नहीं किया अभी इस पर, प्रणाम। लेकिन ये समझ में आया कि ये विद्यापीठ
क्यों होना चाहिए? हम्म क्योंकि अभी हमने देखा जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हम्म पूरा देश भक्ति हम्म के भाव से एक हो गया था। हम्म उसमें एकता का भाव जागृत हुआ, भक्ति हम्म भक्ति के रूप में। हम्म हम्म अभी विद्यापीठ जो है वो ज्ञान के रूप में सबको एक करें, हम्म सबके सिद्धांत जो है ज्ञान को लेकर, तत्व जिनकी बात कर रहे थे, उनका हम्म दृष्टिकोण एक बने, पहले राष्ट्र को लेकर, फिर बाद हम्म में विश्व का भी बड़ा दृष्टिकोण हमें रखना है। तो ये मुझे लगता है कि पहला दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि ज्ञान की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से पूरा देश एक कैसे हो। जैसे हम बात करते हैं बहुत बार, हमारे जो वेद हैं वो अप्लाइड कैसे हो, तो वो विद्वत जन और सामान्य जन उन उन सब तक ये सिद्धांत, ये व्यवहार के रूप में पहुंचे, ऐसा मुझे संकल्पना आती है। बाकी मैंने बहुत विस्तृत रूप से अभी इसका नहीं सोचा, लेकिन ये संकल्पना हमें क्यों करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है। और आगे? ताई विश्वक सेन बोल रहा हूँ। जी हाँ। मेरा ये है कि जो ये यूनिवर्सिटी बनेगी, ये किसके अंडर होगी ये? जो मुझे जितना समझ में आया, वो जो शिलान्यास कमिटी है उसके अंतर्गत रहेगा करके, तो उसमें फिर स्वायत्तता कैसे रहेगी? तो मैं ये देखता हूँ कि ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक बड़ा प्रकल्प होगा और किसी का उसमें वो सहयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंतर्गत नहीं होगा। ये एक हमें रखना है। या ये भी हो सकता है ये पुनरुत्थान राम यूनिवर्सिटी हम नाम बोल सकते हैं, लेकिन वो पुनरुत्थान ही है। पुनरुत्थान विद्यापीठ का जो सिद्धांत है, संकल्पनाएं हैं, वो वहां इम्प्लीमेंट होगा। तो वैसा मेरा सोच है। जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। डिटेलिंग में तो मैं नहीं गया, हाँ ऊपर से यही दिखा कि अगर स्वायत्त हम मानते हैं तो किसी के अंडर में हाँ, तो क्यों हो, कोई भी नहीं हो। होगा। हाँ, नहीं होगा। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। हम ऐसे सुझाव ही उसमें दे सकते हैं। जी, और आगे? जी, ताई प्रणाम। जी। तो जैसे कि हम लोग हमारे जो अभी तक समझे हैं बातें शिक्षा के विषय में, शिक्षा पूर्ण रूप से होने के लिए इच्छा, क्रिया, ज्ञान, ये तीनों ही पहलुओं पे उसको ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये हायर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या ऐसे ट्रैप में फंसना चाहिए। भारत में जो गुरुकुल की संकल्पना है वो तो शुरू से होके अंत तक, आजीवन तक है, उस तरीके की संकल्पना चाहिए। उसमें जो विषय है या वस्तु है, जो विषय वस्तु है या जो हमारी पद्धति है, उसके अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे अगर उपनयन संस्कार के बाद छात्र वहाँ जुड़ता है और जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल होते ही थे, तो उस हिसाब से समित पानी की प्रक्रिया से उसको आचार्य अपने साथ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो संकल्पना है, ये हमें विचार करना होगा कि ये गुरुकुल के तहत बहुत सारे आचार्य कुलम की संकल्पना है या किस प्रकार की संकल्पना रहेगी, क्योंकि तब जैसे कि वो एक गुरुकुल में बहुत सारे आचार्य कुलम की संकल्पना रही। ये संगीत विद्या है या शस्त्र विद्या है या संस्कृत विद्या है या नृत्य विद्या है, जो भी हमारे यहाँ इतनी सारी कलाएं, हर किसी का अपने में एक
आचार्य कुलम या गुरुकुलम होना चाहिए और इन सभी के ऊपर एक कुलपति जो ये सभी गुरुकुलों का एक प्रकार से संचालन और पोषण सब तरीके से समृद्धि देख सके, ऐसी व्यवस्था की मैं संकल्पना करता हूँ कि क्योंकि कोई भी विचार करे तो ये विचार करे कि अरे क्या अयोध्या गुरुकुलम में ये विषय दिया जाता है क्या? मान लीजिए कृषि है तो कृषि भी उसमें इतनी सारी बातें सीखने सिखाने की हैं, पर सीखने सिखाने का तरीका कृषि का जो रहेगा वो तो सीधे खेत में रहेगा। और ऐसे ही कोई अगर संगीत विद्या सीखना चाहता है तो उसका एक अपना ही गुरुकुल होगा जिसमें व्यक्ति बोलेगा अरे मैं और कहाँ क्यों देखूं, मेरे को तो जब अयोध्या गुरुकुल में ही ये दिख रहा है या मिल रहा है। तो ऐसी संकल्पना मुझे आती है, तो उसके लिए ऐसे आचार्य चाहिए होंगे, इस प्रकार के व्यवस्थाओं को जानने वाले लोग चाहिए। जैसे मनु जी ने बताया उसमें सिर्फ सीखने सिखाने के अलावा एक बहुत बड़ा जो आयाम होगा वो अनुसंधान का भी होगा, अनुसंधान का होगा कि ऐसे लोग आज के परिवेश में लोग कैसे सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, तो आगे आने में जो भारत की पॉलिसीज होंगी या भारत के तरीके जहाँ जहाँ जाना है वो सब वहाँ से ही गाइडेंस मिले का मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, और कोई है जो बताना चाहता है? जी नहीं तो अभी तक जिन्होंने जो बताया उसका यदि सम अप करें और मेरी ओर से भी एक दो मुद्दे जोड़ते हुए ये कहना प्राप्त होता है कि हमें एक ऐसे विद्यापीठ की कल्पना करनी चाहिए जो वर्तमान संदर्भ में देश की शिक्षा के प्रश्न का हल करने का दायित्व अपने ऊपर ले, पूरे भारतवर्ष का एक साथ विचार करें और विश्व के संदर्भ में भारत को देखें। ये हमारा प्रस्थान बिंदु होगा और उसके लिए वर्तमान जो अवस्था है शिक्षा की, जो व्यवस्था है और जो पद्धति है और उसके कारण से जो प्रश्न निर्माण हुए हैं और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, निराकरण तो बात दूर की है, पहले तो प्रश्न ही निर्माण हो रहे हैं सारे और भारत को अभारत की दिशा में ही खींच कर ले जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है उसके संदर्भ में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना ये हमारी पार्श्वभूमि रहेगी और इसका कारण क्या है और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं इसका विश्लेषण करना, ये हमारा पहला होगा। फिर हमारा उद्देश्य क्या है कि इन सभी प्रश्नों का निराकरण करते हुए पूरे देश का और पूरे विश्व का विचार करना, ये उद्देश्य होगा। फिर दूसरा ये मुद्दा होगा, मैं मेरी तरफ से ही अकेले नहीं कह रही हूँ, सबने मिलकर जो कहा है उसी को साथ में गूंथते हुए बता रही हूँ कि हमारा हेतु क्या है, हम क्यों कह रहे हैं। तो जैसे हमारा देश ज्ञान निष्ठ बने जैसे पूर्व में था और धर्मानुसारिणी शिक्षा की व्यवस्था हम कर सके, तभी राम राज्य भी संभव होगा। ये हमारा हेतु है, इसलिए हम सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा एक विद्यापीठ होना चाहिए। और विधायक रूप में कहें तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को ओन भी करना, मार्गदर्शन भी करना, संचालन करना, नियमन नियंत्रण ये सब करना इस विद्यापीठ का काम रहेगा। सरकार का शिक्षा विभाग इस विद्यापीठ में शिफ्ट हो जाएगा और सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं,
सरकार का न तो नियंत्रण रहेगा न दखल रहेगा, उल्टे सरकार को ज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए और कैसे सहयोग देना चाहिए, उसका मार्गदर्शन भी यहाँ से मिलेगा, जिसको हम कहते हैं धर्म दंड। उस धर्म दंड की व्यवस्था करना। आज अभी जैसे सेनगोल की प्रतिष्ठा हुई तो कहते हैं ये धर्म दंड है। वो धर्म दंड नहीं है, वो राजदंड है। लेकिन राजदंड के ऊपर उसका मार्गदर्शन करने के लिए धर्म दंड होना चाहिए। इस धर्म दंड की व्यवस्था हो और वो भी ज्ञाननिष्ठ और भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर हो, ये इसके लिए हमें विद्यापीठ चाहिए। तो तीसरा मुद्दा ये हुआ फिर से कि शिक्षा के, ज्ञान व्यवस्था के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों का इसमें विचार किया जाए। अर्थात इसमें अनुसंधान भी हो, इसमें शिक्षकों का निर्माण भी हो, देश भर में गुरुकुलों की स्थापना करने का विचार भी हो, उन गुरुकुल के संचालन की पद्धति और स्वरूप क्या हो इसका विचार भी हो, प्रत्यक्ष ऐसे गुरुकुलों के निर्माण होने की योजना भी हो। अर्थात आज के संदर्भ में शिक्षा के जितने भी आयाम हैं उन सारे आयामों का विचार इसमें किया जाए। ये प्राथमिक स्वरूप में हमारा विचार हो सकता है। इसका हम डिटेलिंग करते जाएंगे। तो ये अभी सबने जो कहा इसमें मेरे 2 मुद्दे जोड़कर मैंने समापन किया। तो ये तो बहुत ही संक्षिप्त है, इसका हमने विस्तार से निरूपण करना ही चाहिए और हम धीरे धीरे करेंगे। अब दूसरा विचार है, मैं तीनों मुद्दों पर एक साथ विचार क्यों करना, तो समग्रता में ही हमें विचार करना चाहिए। इसलिए तो अभी दूसरा मुद्दा है कि कौन कौन देश भर में से इसमें सहयोगी और सहभागी बन सकते हैं। व्यक्ति, संस्थाएं, संगठन, व्यक्ति समूह या जैसे भी हो, किस रूप में किसकी सहभागिता इसमें हो सकती है, इस मुद्दे पर हम अपना विचार रखेंगे। ताई इसमें मुझे मैंने आज जो कुछ शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं। हाँ। कुछ एनजीओज हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं। आरएसएस जैसी संस्थाएं हैं उनके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर हम इसकी एक योजना रूप में अगर हम सोचें तो हमको पहले किन किन विषयों के बारे में हम यहाँ पर माने जो भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो भी हमने अभी बातें करी, उन विषयों की एक सूची बनाए और उन सूचियों उस सूची के हर बिंदु में, माने इसमें जिसको हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बोलते हैं, आज भारतीय दृष्टि से वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कहाँ पर है? वो किसी संस्थान में भी हो सकते हैं, वो एक व्यक्तिगत रूप में भी एक माने विद्वज्जन हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो मुझे मेरे मन में तो विचार आता है कि हमारी योजना इस रूप की हो कि हम ऐसी सूची बनाएं विषयों की, और उन विषयों, अभी जैसे मुनि जी कह रहे थे कि इच्छा, क्रिया, ज्ञान, माने ज्ञानात्मक पक्ष में इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन है, क्रियात्मक पक्ष में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन है। तो उसके आधार पर हम माने संस्थाओं और संगठनों की सूची बनाएं जिनके साथ हमको इसमें सहयोग या सहभागिता जिनकी हमें प्राप्त करनी है। अभी वो खुद इंडिविजुअली इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिनकी भी हमने सूची बनाई, माने इंडिविजुअल्स की, व्यक्तिगत लोगों की सूची बनाई, विद्वज्जनों की सूची बनाई, वो संस्थाओं के थ्रू इन्वॉल्व होंगे या इंडिविजुअली इन्वॉल्व होंगे, वो तो चर्चा का मुद्दा है। लेकिन ऐसे लोग या तो वो तैयार करके विद्यापीठ के लिए उसमें सेवा दें या उसमें सहभागिता दें,
या फिर खुद उसमें इन्वॉल्व हो, और संस्था रूप में इन्वॉल्व हो कि व्यक्तिगत रूप में इन्वॉल्व हो, ये आगे माने चर्चा का मुद्दा रहे, लेकिन इस प्रकार से हम इसकी योजना करें, ऐसा मुझे लगता है दाई। ठीक। और ताई मुझे इसमें ऐसा लगता है कि हमें पहले तो इसको लीड कौन करेगा, ये देखने वाला विषय है। हम पुनरुत्थान विद्यापीठ अगर इसको लीड करता है, हम मानते हैं, तो क्योंकि और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन संस्थाएं हैं जो भारतीय तो हैं, लेकिन मूल भारतीय चिंतन क्या है, ये उस पर बहुत स्पष्टता नहीं है। तो ये तो पहले पुनरुत्थान को ही केंद्र में लेकर, या पुनरुत्थान का चिंतन केंद्र में रखते हुए अगर रखें, फिर बाद में संस्थाओं को जोड़ा जाए, तब वो मूल रूप से भारतीय चिंतन हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक भी कहते हैं, भारतीय भी कहते हैं, लेकिन वो चिंतन नहीं है। तो हम संकल्पना क्या कर रहे हैं पूरी उसको लेकर, ये पूरी स्पष्ट हो, उसके बाद फिर बहुत सारी संस्थाओं को हम निवेदन करें, आग्रह करें व्यक्तियों को, फिर उन्हें संकल्पना स्पष्ट करें, उन विषयों पर जो सहमत हैं, जो चलना चाहते हैं, उनको फिर हम साथ लेकर चल सकते हैं। जो इस विषय को समझते हैं, मानते हैं क्या ऐसा होना चाहिए, तो वो लोग साथ में हों। नहीं तो इसमें ऐसा होता है कि नहीं, आज के समय में तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले जुड़ जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं, स्वायत्त तो नहीं हो सकता, निःशुल्क तो नहीं हो सकता। तो ऐसे चिंतन को जो समझते हैं, जो मानते हैं, वो लोग फिर साथ में चलें तो ज्यादा ठीक है। वो सूचीबद्ध किया जा सकता है बाद में, पहले विषय उनके सामने रखें और फिर उनको सूचीबद्ध किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक। और जी राजेंद्र जी, आपने कुछ लिखा है इस मुद्दे में? हम्म 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 हम्म
हम्म, हम्म, जी। हाँ, ठीक। और कोई? हाँ, ठीक है। अभी जो 4 लोगों ने जो कहा, उसके साथ मेरा अभिप्राय भी जोड़ दूं, तो हम सबके सहयोग और सहभागिता प्राप्त कर सकते हैं। 2 बातें हैं, एक सहयोग प्राप्त करना और दूसरा सहभागिता प्राप्त करना। तो व्यक्ति, संस्था, संगठन, अन्य शिक्षा को छोड़कर और भी संस्थाएं और संगठन हैं, इन सभी के संदर्भ में हमें विचार करना चाहिए। हमारी जैसे सहभागिता का विचार करें तो हम 3 स्तरों पर विचार कर सकते हैं। एक तो ऐसा स्तर हो जो समग्रता में विचार करता है और उसके मन में माने वो समूह ऐसा हो जिनके मन में कोई भी संदेह ही ना हो, अनिश्चय ना हो और 100% कन्विक्शन हो कि हाँ, इसी मार्ग से आगे शिक्षा के क्षेत्र का विकास और विस्तार हो सकता है, ऐसा एक हो। उसके अपने विचार की परिपक्वता के लिए वो स्वयं अध्ययन, चिंतन, मनन, चर्चा आदि सब करे और फिर मार्गदर्शन का स्वरूप भी या निर्देशन का स्वरूप भी तय करे। दूसरा स्तर मनु भाई ने भी कहा, मधुसूदन जी ने भी कहा और बाकी दोनों ने भी कहा, ऐसा सारा ज्ञानात्मक पक्ष नियोजित कर सके और व्यवस्थित कर सके, माने विषयों में बांटना, अंगांगी भाव समझना, अनुसंधान के विषयों की सूची तय करना, विषय वस्तु का स्वरूप तय करना, उसकी परिष्कृति कैसे होगी ये सोचना, ऐसा जो जिसको हम कहते हैं विद्वन मत परिष्कार और विद्वत जनों का ध्रुवीकरण और उनके माध्यम से कार्य विस्तार, ये दूसरा एक स्तर हो सकता है। ये विद्वानों का होगा। ये विद्वानों का होगा तो ये व्यक्तिगत रूप में ही होगा, क्योंकि संस्था पूरी विद्वान नहीं हो सकती, संगठन पूरा विद्वान नहीं हो सकता। उसमें तो विद्वत जनों के अलावा और कितने ही प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन विद्वत जन अपने शैक्षिक विचार का नियोजन और व्यवस्थितीकरण करना है, जिसको हम ज्ञान व्यवस्थिति कहेंगे। ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति नहीं, ज्ञान व्यवस्थिति, ज्ञान परिष्कृति, ज्ञान प्रतिष्ठा, ये जो कह रहे हैं, ऐसा एक विद्वत जनों का वर्ग होगा जो सहभागी होगा। और तीसरा, समग्र समाज में इस विचार का प्रतिपादन करना, इस विचार को ले जाना, लोगों के मन इसके लिए स्वीकृति के लिए तैयार करना, ये जो लोकमत परिष्कार है, उसके लिए संस्थाएं, संगठन और बड़े बड़े समूह भी काम में आ सकते हैं। वे इस शिक्षा विचार को समझकर लोकभोग्य भाषा में उसको ढालकर लोक तक ले जा सकते हैं। ये लोक शिक्षा का ही काम रहेगा। और ऐसे 3 स्तरों पर हमें सहभागिता की आवश्यकता होगी। उसमें व्यक्ति, संस्था, संगठन, सभी स्तरों पर हमें सहभागिता प्राप्त होगी। सहयोग किसको कहते हैं कि ये सारा काम सुरक्षित पद्धति से, व्यवस्थित पद्धति से चल सके, इसलिए हो सकता है कॉरपोरेट सेक्टर का सहयोग मिले और सरकार का भी सहयोग मिले और अन्य धनिकों का भी सहयोग मिले और इन्फ्लुएंशियल लोग जो है, मीडिया का भी सहयोग मिले। तो मीडिया, सरकार और अर्थ क्षेत्र, ये हमारे सहयोगी हो सकते हैं, सहभागी नहीं हो सकते। जैसे कोर टीम हमारी निर्देशन करने वाली, नियमन करने वाली टीम है, उसका हिस्सा भी ये नहीं हो सकते। इस प्रकार से समस्त समाज की सहभागिता और सहयोगिता हमें विचार में लेनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार बनता है।
तो हम तीसरे मुद्दे की ओर जाएंगे। तीसरा मुद्दा समय 7:13 हुए हैं। 2 ही मिनट बाकी बचे हैं। जी चलो ठीक है, 1 मिनट में तीसरा जो मुद्दा है कि हमारा नियोजन कैसा हो, यही है ना। इस पूरे प्रकल्प के लिए अगर हम इसको प्रकल्प माने, राम विद्यापीठ प्रकल्प, तो इसका नियोजन करने के कुछ बिंदु अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। भाई, इसमें तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो हमको एक संकल्पना पत्र ही तैयार करना चाहिए। मैंने हमने बातें तो कई सारी करी और हमारे विचार भी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप में नियोजित हो, ऐसा तो होना चाहिए। और ये संकल्पना पत्र हमको जो न्यास है उनको तो भेजना है, आपने लिखा भी है। और फिर जो उसकी टास्क फोर्स हो, अगर ये एक्सेप्ट होता है, हाँ, उनको लगता है कि हाँ हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो उसकी टास्क फोर्स हो उसका नियोजन हमको करना चाहिए। मैंने वो टास्क फोर्स में जो लोग इस बैठक में हैं उनमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं, बाहर से भी कुछ लोग हो सकते हैं। ऐसी फिर हम एक टास्क फोर्स बनाएं जो इस संकल्पना को मैंने एक योजना स्वरूप दे, स्टेप बाय स्टेप योजना स्वरूप दे। और एक मैंने कितने वर्ष का जल्दी प्रकल्प और लोगों है। को बोलना है तो समय चल हो जाएगा, जल्दी बोले या हो ही गया है। हाँ, हो गया और टाइम। कोई? हाँ, और कोई? भाई मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सबसे जल्दी बोल दीजिए। जी, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है सभी की सहमति हो तो 15 मिनट समय भी बढ़ाया जा सकता है भाई। मेरी कक्षा है, मेरे को 2 हाँ, मिनट में जाना रहेगा। 7 ठीक, मिनट पे मेरी कक्षा शुरू होती है। हाँ ठीक है। भाई बहुत जल्दी से मैं एक बात को रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ध्येय का स्पष्टीकरण करना है कि हम सब लोग इसमें एक मत हो। नहीं, ये नियोजन की बात है। हाँ, ये अभी विचार की बात नहीं है, नियोजन की। इस प्रकल्प का नियोजन कैसे करें हम? मैं हाँ, तो अभी इस मुद्दे का विचार अगली बैठक में करेंगे। केवल एक वाक्य में मैं इस मुद्दे का समापन करूंगी कि आगे हम इस पर विचार करें। एक होता है समय नियोजन, कितने समय में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा है व्यक्तियों का नियोजन, लोग का नियोजन, माने इसमें कैसे कैसे लोगों को कौन से स्तर पर, कौन से पड़ाव पर जोड़ते जाएं, और उनको जोड़ने के लिए और हमारे नियोजन को उनके तक पहुंचाने के लिए हम किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। फिर वो बैठक भी हो सकती है, विस्तृत बैठक हो सकती है, सम्मेलन हो सकता है, गोष्ठी हो सकती है, किसी भी रूप में हम क्या करें। तो समय नियोजन, लोक नियोजन और कार्यक्रम नियोजन, इस पर हम विचार करेंगे। अगली बैठक में यहाँ से शुरू करेंगे। आज की हमारी बैठक ही शायद ये प्रकल्प का प्रारंभ ही है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। इसी के साथ हम समापन करते हैं। और अगली बैठक कब होगी ये मुनीत जी और संदीप जी मिलकर, माने अग्रपाठी हैं, वो जरा अपने अध्येताओं के साथ बात करके हम 3 मिलकर अगली बैठक का भी समय निर्धारण कर देंगे। अभी कल्याण मंत्र से समाप्त।